हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं। और फ्रेंड्स, 2 दिन से आपकी सीटेट की क्लास नहीं हो पाई थी और आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपकी सीटेट की क्लास। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा अध्ययन आईक्यू जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग AR अध्ययन के प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 4th क्लास रहेगा सीटेट पैडागोजी के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की पैडागोजी रहेगी और ये हिंदी सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। यहाँ से सीटेट हिंदी पैडागोजी के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए हम हिंदी में ही इसको लेकर के आए हैं, ठीक है। और आपको हिंदी में ही समझना चाहिए इसको, क्योंकि ये हिंदी की पैडागोजी है, ठीक है। और भाषा से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है, ठीक है। पूरा ये चैप्टर रहेगा हमारा व्याकरण पर डिपेंड। यहाँ पर हम पूरा ही चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। बहुत ज़्यादा पेडागोजी आपकी है नहीं हिंदी की, जो जितनी भी सेम वैसे ही इंग्लिश की भी रहती है, तो हम अभी हिंदी की करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इंग्लिश की भी देखेंगे पेडागोजी। तो देखिए यहाँ पर अधिगम में जो है भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका रहती है, इम्पोर्टेंस क्या रहती है भाई। व्याकरण की इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी तो रहती है कि जो बच्चा है, मान लीजिए सीखता है बोलना, ठीक। तो पहले तो वो बोलना जो सीखेगा, एक एक शब्द अक्षर सीखेगा, फिर शब्द उसे बनाना सीखेगा, वाक्य बनाना सीखेगा। वाक्य बनाएगा तो फिर शब्द जो है उनका रीअरेंज कह सकते हैं, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो सही नहीं होगा। उनको सही करना ही व्याकरण हमें सिखाती है कि कौन से शब्द को हम कहाँ पर लगाएं, कर्ता कहाँ पे लगे, क्रिया कहाँ पे लगी। ये चीज़ क्या है, हमें व्याकरण व्याकरण से ही सीखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम पूरा ये अधिगम यहाँ पर व्याकरण का अधिगम पढ़ने वाले भाषा में, ठीक है। भाषा के क्षेत्र में अधिगम कैसा रहेगा व्याकरण का, तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। व्याकरण व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है, अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए, यानी कि विकृतियां मतलब गलतियों को बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों द्वारा भाषा का प्रयोग करने के लिए उनका व्याकरण के नियमों का जानना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। अगर व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो अशुद्धियाँ भी, जो हमारी भाषा में त्रुटियाँ हैं कह सकते हो, या बोलने में जो गलतियाँ हम करते हैं, उनको व्याकरण के थ्रू ही हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है किसकी, व्याकरण की, ग्रामर की, ठीक है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, पहला पॉइंट है कि छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना, ठीक है। व्याकरण के थ्रू क्या है कि हम बच्चों को, छात्रों को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं व्याकरण के थ्रू, ठीक है। व्याकरण का ही मतलब ये उद्देश्य है। छात्रों को ध्वनियों के मध्य में सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, ये सब क्या है, व्याकरण के थ्रू होता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, ब्राह्म चिन्ह, शुद्ध प्रयोग इसके हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, ब्राह्म चिन्हों का जो शुद्ध प्रयोग है, कि हमें वाक्य रचना कैसी करनी, उसके नियम क्या है, ये सब क्या है व्याकरण के थ्रू ही हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का जो है अर्थ निकालने के योग्य भी व्याकरण बनाता है। छात्रों में भाषा गुण दोष परखने में रुचि उत्पन्न कराना तथा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना, ये सब व्याकरण के थ्रू होता है। नवीन भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करना, भाषा की प्रगति एवं गठन का व्यावहारिक ज्ञान कराना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक तत्वों की रचनाओं का ज्ञान प्रदान करना। चारों क्वेश्चन, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है, इसका डेवलपमेंट जो होता है वो व्याकरण इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, लास्ट पॉइंट, कि भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना और मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। ये सब कहीं ना कहीं रोल इसमें क्या रहता है, व्याकरण का, ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है भाषा में। अगर व्याकरण ना हो तो भाषा फिर जो है एक जो सिस्टमेटिक तरह से चलती है, फिर वो एक सिस्टम ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके कुछ अंग हैं व्याकरण के, वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा क्या है, ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आएगा? शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति और रचना आदि का विवरण आएगा। ठीक है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या आएगा? वाक्य से रिलेटेड आएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। जैसे उसके भेद हैं, अन्वय विश्लेषण है, रचना, ठीक है, अव्यय है, शब्दों से वाक्य बनाने के नियम क्या है, ये सब क्या है? व्याकरण के अंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्याकरण की शिक्षण की कुछ विधियां हैं। यहाँ से प्रश्न देखिए कई बार बना है, ठीक है, और बनता रहता है सीटेट में हमेशा। इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना हुआ है। देखिए, व्याकरण की शिक्षण विधि सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है निगमन विधि। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका पेडागोजी, ठीक है, बन जाता है, कहीं भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर जगह बन जाता है क्वेश्चन एक आध। निगमन विधि में क्या रहता है कि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम याद करवाए जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग करवाना सिखाया जाता है। कहने का मतलब जो निगमन विधि होती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को हम उसके जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो याद करवाते हैं। उसके बाद हम उनको उदाहरण देकर के समझाते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा ये नियम जो था, इस उदाहरण दिया, फिर यहाँ पे समझाया कि इस नियम को यहाँ पर लगाया गया, इस नियम को यहाँ पर लगाया गया। तो ये चीज़ें क्या है? निगमन विधि में होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे सूत्र विधि है, तो इसमें अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बताता है। उसके बाद शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेता है। ठीक है, इसमें तो देखिए मेन डिफरेंस क्या है। मेन यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगमन विधि, ठीक है, अभी तक निगमन विधि थी। अच्छा, आगमन विधि, इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। आगमन में, निगमन में क्या था कि पहले हम रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद उदाहरण पे जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण पहले, आगमन में उदाहरण पहले, नियम बाद में। ठीक है, सिद्धांत बाद में सीखते हैं, उदाहरण पहले सीखते हैं। तो ये आगमन विधि हो गई। इसके इस विधि के 4 पद हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? निरीक्षण। छात्र इन, मतलब निरीक्षण होता है, ठीक है, पहला उदाहरण होता है, दूसरा निरीक्षण होता है। छात्र इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगा। इसके अलावा सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण क्या है? इस समानता को भी नियम के रूप में देखते हैं, जो मतलब उसमें कॉमन चीजें होती हैं उनको देखते हैं एक नियम के तौर पे। परीक्षण क्या होता है? निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु अध्यापक उनका जो है परीक्षण करता है। और इस प्रणाली में क्या रहता है कि छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद फिर नियम बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर करके भी सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। यानी कि आप जब करके सीखेंगे ना, तो वो आपका ज्ञान जो होगा काफ़ी स्थायी होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तथा इस प्रणाली में कुछ शिक्षण सूत्रों, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन, ये भी क्या है के अंतर्गत आती हैं। ये इनको भी याद कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आपकी प्रणाली, शिक्षण प्रणाली है, या ये सूत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि ज्ञात, नोन टू अननोन, ठीक है, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ये काहे के अंतर्गत आएंगे? आपके आगमन विधि के अंतर्गत आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके आगे और भी विधियां हैं, जैसे प्रयोग विधि है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि उदाहरण पहले प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इसके गुण और लक्षण इस पर आ जाते हैं। ठीक, सहसंबंध विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रयोग विधि। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। तत्पश्चात उसका अभ्यास कराया जाता है, जिसमें शिक्षण के दौरान यानी सोपान, स्टेप यानी स्टेप का प्रयोग किया जाता है। स्टेप्स मतलब पद कह सकते हो। ठीक है, तो तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, और प्रयोग और अभ्यास। सहसंबंध विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग प्रयोग जो है शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय किया जाता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की कोई पृथक विधि नहीं है, इसलिए इसमें गद्य रचना के अभ्यास के दौरान आय व्याकरण के नियम को जानकारी प्रदान की जाती है सहसंबंध विधि में। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि क्या है? यह विधि बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है। यह विधि बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का जो है अवसर प्रदान करती है।
खेल विधि, इसमें बच्चे क्या है शिक्षक जो है खेल खेल में, ठीक है, व्याकरण के नियमों का बच्चों को, छात्रों को याद करवाना, अवगत कराना, ये सब क्या खेल विधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। इसमें शिक्षक द्वारा रोचक व आकर्षक विधि का प्रयोग करते हुए ध्वनि, वर्तनी, वचन, शब्द, लिंग, क्रिया, काल आदि से संबंधित विकारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके सोपान जैसे कि उदाहरण है प्रश्नोत्तरी और नियमीकरण, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिएगा, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि के एग्जाम्पल किया गया है। और विश्लेषण विधि, जैसे कि इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, विश्लेषण पहले किया जाता है। इस विधि में शिक्षक आमर विधि की तरह व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उदाहरण देते हैं, ठीक है, और उसके बाद विचार विमर्श करते हैं, यही उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, वही विश्लेषण विधि है एक तरह की। व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया, तो कुछ पॉइंट है उनको देख लीजिए। जिस पूर्व ज्ञान क्या होता है, विद्यार्थी को सर्वनाम पढ़ाने हेतु संज्ञा शब्द का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान यानी कि पहले का ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे मान लिया भाई कोई शब्द आप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे, उससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रस्तावना क्या है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। ठीक, उद्देश्य कथन क्या है, समस्यात्मक प्रश्न को मुख्य प्रकरण से संबंधित करते हुए तो उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारंगर्भित होते हैं। मतलब इसमें सारांश एक क्या कहते हैं कंक्लूजन होता है उद्देश्य कथन में। नेक्स्ट क्या है कि व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय क्या है। तो बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं नियमों का सूक्ष्म विवेचन नियमित व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाती है। प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को व्याकरण की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, कुछ पॉइंट है रुचिकर क्या है, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के कुछ पॉइंट है। बच्चों को भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाएं। ठीक है, व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य और शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। छात्रों को नियम व परिभाषा से कंठस्थ कराने की अपेक्षा व्याकरण को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है हम इंटरेस्टिंग बच्चों को कैसे बना सकते हैं व्याकरण को। ठीक है, तो छात्रों के अनुसार उनकी जो मेथड है, टीचिंग मेथड, उनका प्रयोग करें और छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटाने की बजाय उनको क्या कराया जाए, रटाने की जगह उनको व्यवहारिक एग्जाम्पल देकर के उनको क्या है समझाना चाहिए। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। ठीक है, अब कम्युनिकेशन कौशल विकास में व्याकरण का क्या महत्व हो सकता है। पहला पॉइंट है कि व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक होता है। यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट की यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकें। नेक्स्ट है कि यह बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट ठीक है कि यह बच्चों में भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भाषा में क्यों प्रभावी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व रहेगा। तो इसमें भी महत्व इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चों को पढ़ी हुई सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी ब्राह्म चिन्हों का इनका उपयोग कराना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है लिखने के लिए। और यह बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब का जो है क्या है कि प्रयोग करना सिखाता है। यह बच्चों में विभिन्न संदर्भ में शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक रहता है व्याकरण। और यह बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल को में जो है अच्छा सुधार लाता है। यही चीज़ें व्याकरण के थ्रू होती हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था, यह बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो भी पढ़ा है ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा पूरा, यहाँ पर मैं व्याकरण से रिलेटेड पेडागोजी खत्म कर दी है। बाकी फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक से करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।